हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपका CISF जो फायरमैन का आपका जो फॉर्म भरा हुआ था उसके पेपर का डेट आ चुका है। कब है तो बता दें कि आपको 26 सितंबर को CISF फायरमैन का पेपर आपका होना है। ठीक है, तो चलिए आप उनको देखते हुए आप अपना मतलब तैयारी तनी अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर से वो जो आया मतलब 26 सितंबर से आपका पेपर है CISF फायरमैन का। अभी कुछ हमें से 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड भी आने लगेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपना अपना एडमिट कार्ड भी आप लोग। ठीक, तो चलिए अपने आज के अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है रामायण का फारसी अनुवाद। और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अगर हम बात करें पहले रामायण को लिखा किसने था और किस भाषा में लिखा था। रामायण को किस भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? लिखे थे आपके वाल्मीकि जी। किस भाषा में? इन्होंने लिखा था आपके संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगर पूछा तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा था तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। ठीक, और पूछा है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये किया थे बदायूनी। इनका पूरा नाम था आपका मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, इन्होंने रामायण का फारसी में भाषा में अनुवाद किया था। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम किसकी बात करें राणा लखनऊ की, राणा लखनऊ की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रामायण का आपका उर्दू में अनुवाद किया था। किसमें? उर्दू में। अगर पूछे उर्दू में अनुवाद, रामायण का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? ये किया था आपका राणा लखनवी, राणा लखनवी। ठीक है, अगर पूछे रामायण का जो है मतलब बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया था? किसमें? बांग्ला में। बांग्ला में अगर पूछे किसने किया था तो किया था आपका कृतिवास ओझा ने। किसने? कृतिवास ओझा में। ठीक है, इसी प्रकार पूछ ले आपका तमिल में किसने किया था? तमिल में किया था आपके कंबन ने। किसने? कंबन ने तमिल भाषा में अनुवाद किया था। किसका? रामायण का, रामायण का। ठीक, नहीं बात कर ले अगर से और भाषा जैसे तेलुगु में पूछ ले, तेलुगु में, तेलुगु में। ठीक है, और बात करें कन्नड़ में, कन्नड़ में, फिर आपका नेपाली। ठीक है, अगर हम तेलुगु भाषा में बात करें कि रामायण का तेलुगु भाषा में अनुवाद किसने किया था तो किया था आपके भास्कर ने। किसके? किसने? भास्कर ने तेलुगु भाषा में किसका अनुवाद किया था? रामायण का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। अगर पूछे कन्नड़ में किसने किया था तो ये किया था आपके कुमदेंदु। कौन? कुमदेंदु ने रामायण का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया था। और नेपाली में बात करें तो यह थे आपके भानुभक्त। कौन थे? भानुभक्त। भानुभक्त ने रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। ठीक, फिर से देख लेते हैं। पूछा था रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। इससे पहले हम जान लेते हैं रामायण लिखा किसने था तो लिखे थे आपके वाल्मीकि जी ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक, और पूछे तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा तो उन्होंने अवधी में लिखा। मुल्ला अब्दुल कादिर किस में लिखे? फारसी में लिखे। राणा लखनवी उर्दू में इसका अनुवाद किया। किसका? रामायण का। ठीक, कृतिवास ओझा की बात करते बांग्ला में। और कंबन जो है तमिल में अनुवाद किए थे। और भास्कर की बात करें, भास्कर किस में किए थे? ये किए थे आपके तेलुगु में। ठीक, तेलुगु में। और कुमदेंदु की बात करते किए थे आपके कन्नड़ में। और भानुभक्त नेपाली भाषा में रामायण का अनुवाद किए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका स्वप्न चौधरी। ऑप्शन बी दिया आपका जीएन बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी दिया आपका तन्मय बोस। और ऑप्शन डी दिया आपका विक्रम घोष। तो पूछा तबला वादक कौन नहीं है? तो तबला वादक की अगर हम बात करें तो कौन नहीं है तो आपके जीएन बाला सुब्रमण्यम है। कौन है? जीएन बाला सुब्रमण्यम जो है तो तबला वादक नहीं है। और स्वप्न चौधरी की बात करें या तन्मय बोस की बात करें या विक्रम घोष की बात करें, तीनों किससे समझे? आपके तबला वादक यानी तबला बजाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ओखला पश्चिम बिहार निम्न में से कहाँ स्थित है? ओखला पश्चिम बिहार निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी दिया आपका हरदोई। ऑप्शन सी दिया आपका कन्नौज। और ऑप्शन डी दिया आपका रायबरेली। ऑप्शन डी क्या दिया है?
बरेली। तो ओखला पश्चिम बिहार की बात करें, अगर से ओखला पश्चिम बिहार की बात करें, ये कहाँ पर है? आपके गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। और अगर हम हरदोई की बात करें, हरदोई में कौन सा पश्चिम बिहार है? तो यहाँ पे आपका सांडी पश्चिम बिहार। कौन सा है? पूछे सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पर है? सांडी पश्चिम बिहार पूछे कहाँ पर? तब के हरदोई में, ठीक है। और कन्नौज की बात करते हैं, यहाँ आपका लाख बहोसी पश्चिम बिहार। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पर है? आपके कन्नौज में है। रायबरेली की बात करें, रायबरेली में आपके समस्तपुर पश्चिम बिहार। समस्तपुर पश्चिम बिहार पूछे कहाँ पर है? आपका रायबरेली में। इसी प्रकार पूछा था पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार पूछे कहाँ पर है? तो आपके एटा जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। एटा जिला कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? आपका पटना पश्चिम बिहार है, ठीक है। अगर पूछे सुरहा ताल, क्या है? सुरहा ताल। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश बलिया में है। कहाँ पर है? बलिया में। कौन सा है? सुरहा ताल। सुरहा ताल पश्चिम बिहार। इसी प्रकार आपका सूर सरोवर, क्या है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? आपके आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में, ठीक है। इसी प्रकार है आपका भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार ये पूछे कहाँ पर थे? आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। पूछा था आपका ओखला पश्चिम बिहार। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर? तो आपके गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। सांडी पश्चिम बिहार पूछे तो ये भी आपके हरदोई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आपके उत्तर प्रदेश में। लाख बहोसी पश्चिम सभी आपके बात करें तो सब उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक। तो लाख बहोसी पूछे तो कन्नौज में है। कहाँ पर? कन्नौज में। और समस्तपुर कहाँ पर है? ये आपके रायबरेली में, ठीक। पटना की बात करें तो आपके एटा उत्तर प्रदेश। एटा जिला आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कौन सा जिला है? एटा जिला है आपके कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? पटना पश्चिम बिहार। सुरहा ताल पश्चिम बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर पश्चिम बिहार, ये भी आपके आगरा उत्तर प्रदेश में है। और भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार पूछे तो भी आपके प्रतापगढ़ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो एक खेल है, पूछा इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ने दिया आपका 9, ऑप्शन भी दिया आपका 11, ऑप्शन सी दिया आपका 7 और ऑप्शन डी दिया आपका 4। ऑप्शन डी क्या दिया है? 4। अगर पूछे 9 किस में, 9 खिलाड़ी मतलब किस खेल में होते हैं? तो होते हैं आपके बेसबॉल में। किसमें? बेसबॉल में। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। और 11 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो होते हैं आपके हॉकी में। किसमें? हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगर हम 7 खिलाड़ी की बात करें, 7 खिलाड़ी कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके वाटर पोलो, वाटर किसमें? वाटर पोलो में। और पूछा किसमें होते थे? होते आपके कबड्डी में, कबड्डी में और नेट बॉल में, नेट बॉल में, ठीक है। किसमें वाटर पोलो, कबड्डी, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ी की बात करते हैं, किसमें होते हैं? आपके पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पूछा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें भी आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में। और अगर से हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल की बात करें तो इसमें आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो, कबड्डी, नेट बॉल में बात करें तो इसमें 7 प्लेयर होते हैं। और पोलो में आपके 4 प्लेयर होते हैं, ठीक। इसी प्रकार और खेलों के अगर हम देखें, अगर पूछे रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें टोटल होते हैं आपके, इसमें होते हैं आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। कितने खिलाड़ी होते हैं? सॉरी, रग्बी फुटबॉल में अगर बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगर पूछे जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? जिम्नास्टिक इसमें बात कर रहा है जिम्नास्टिक में, ठीक है।
जिम्नास्टिक में पूछे कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें होते हैं आपके 8 खिलाड़ी। कितने? 8 खिलाड़ी किसमें होते हैं? जिम्नास्टिक में होते हैं। वॉलीबॉल में पूछे तो यहाँ होते हैं आपके 6 खिलाड़ी। कितने? 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी किसमें होते हैं? बास्केटबॉल में। ठीक। अगर पूछे खो खो में तब के होते हैं 9 खिलाड़ी और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7-7 प्लेयर होते हैं और पोलो में आपके 4 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में बात करते हैं, यहाँ होते हैं आपके 15 प्लेयर। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं और वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 प्लेयर आपके होते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए दिया आपका मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी दिया आपका विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी दिया आपका कपिल देव और ऑप्शन डी दिया आपका साइना नेहवाल। ठीक है, तो किसकी बात करें? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ अगर पूछे किसकी पुस्तक है? द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो किसकी है? तो आपके मिल्खा सिंह की है। मिल्खा सिंह, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है आपका माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। क्या है? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस अगर पूछे किसकी पुस्तक है? तो आपके विश्वनाथन आनंद की। ठीक है, अगर हम कपिल देव की बात करें तो इनका है आपका क्रिकेट माई स्टाइल। क्या है? क्रिकेट माई स्टाइल पूछे अगर किसकी है तो ये आपके कपिल देव की पुस्तक है। ठीक है, साइना नेहवाल की बात करें तो ये आपका प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन पूछे किसकी पुस्तक है? आपको साइना नेहवाल की। क्रिकेट माई स्टाइल पूछे तो आपके कपिल देव की है। और माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पूछे तो आपके विश्वनाथन आनंद की। ठीक। और द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? आपके मिल्खा सिंह की। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जर्मनी का बर्लिन शहर किस नदी के किनारे बसा है? जर्मनी का जो है आपका बर्लिन शहर है किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका स्प्री नदी। ऑप्शन ए क्या दिया है? स्प्री नदी है। क्या है? स्प्री नदी। और ऑप्शन बी दिया आपका डेन्यूब नदी। ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी दिया आपका टाइबर नदी और ऑप्शन डी दिया आपका हडसन नदी। तो जर्मनी का बर्लिन शहर जो है आपके किस नदी किनारे स्थित है? तो आपके है आपके स्प्री नदी किनारे। किसके? स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अगर हम डेन्यू नदी के किनारे बसे शहर की बात करें, कौन कौन से शहर हैं? तो आपका एक है आपका वियना है और एक है आपका बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। ये सब शहर कहाँ पर है? ये आपके डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। और टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है? आपका इटली का रोम है। कौन है? इटली का रोम शहर। ठीक है। और हडसन नदी के किनारे बात करते हैं, आपका न्यूयॉर्क है। कहाँ? कौन सा है? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। यानी हडसन नदी के तट पर यानी किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपके न्यूयॉर्क शहर स्थित है। इसी प्रकार पूछा जाता है, वाशिंगटन किस नदी के तट पर है? वाशिंगटन। ठीक है, किस नदी के तट पर है? तो आपका पोटोमैक नदी किनारे। किस नदी पे? पोटोमैक नदी किनारे कौन सा शहर है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है। अगर हम टोक्यो की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो की बात करें, ये किस नदी किनारे स्थित है? ये आपके अरकाव नदी किनारे कौन सा है? टोक्यो शहर स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार पूछे अगर लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आपके थेम्स नदी किनारे स्थित है। थेम्स नदी किनारे स्थित है। ठीक। अगर पूछे हम काहिरा किस नदी किनारे स्थित है? काहिरा किस नदी किनारे स्थित है? आपके नील नदी किनारे स्थित है। किस पर है? नील नदी के किनारे। ठीक है, नील नदी किनारे कौन सा है? काहिरा स्थित है। ठीक। देख लेते हैं, स्प्री नदी किनारे पूछे तो बर्लिन शहर है। डेन्यूब नदी किनारे तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और बुडापेस्ट है। टाइबर नदी के किनारे इटली का रोम है। हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क है। वाशिंगटन कहाँ पर है? पोटोमैक नदी किनारे है। टोक्यो की बात करें तो आपका अरकाव नदी किनारे है। और लंदन कहाँ पर है? थेम्स नदी किनारे। काहिरा की बात करें
नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, डैश को लाल रुधिर कणिका का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मतलब किसको लाल रुधिर कणिका के जो है आपका कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका प्लीहा, ऑप्शन बी दिया आपका यकृत, ऑप्शन सी दिया आपका वृक्क और ऑप्शन डी दिया आपका हृदय। तो अगर पूछे लाल रुधिर कणिका का कब्रिस्तान अगर पूछे किसको कहा जाता है तो कहा जाता है आपको प्लीहा को। किसे? प्लीहा को कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है तो होता है आपका 120 दिन। 120 दिन किसका जीवन काल होता है? लाल रुधिर कणिका का। ठीक, यानी RBC का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। ऑप्शन ए दिया 10 स्थायी और 10 अस्थायी, और ऑप्शन बी दिया होगा 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ये मतलब सदस्यों की संख्या दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने पूछा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में कितने मतलब स्थायी सदस्य हैं और कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन ए दिया आपका 10 स्थायी और 10 अस्थायी, ऑप्शन बी दिया आपका 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ऑप्शन सी दिया आपका 5 स्थायी और 5 अस्थायी, और ऑप्शन डी दिया आपका 10 स्थायी और 5 अस्थायी। ठीक, अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं किसका अंग है? आपका UNO के अंग है। किसका? UNO का अंग है। ठीक है, किसका? UNO का अंग है। ठीक, UNO का अंग। अगर पूछे UNO की स्थापना कब हुई थी? होती है आपकी 24 अक्टूबर 1945 को इसके स्थापना हुई थी। कब? 1945, 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर पूछे UNO के कितने मतलब अंग हैं तो आपके 6 अंग हैं। 6 अंग हैं। अगर पूछे इनका नाम क्या है तो एक है आपका महासभा, क्या है? महासभा है। फिर आपका सुरक्षा परिषद है, एक है आपका सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद है। एक है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। एक है आपका न्यास परिषद, क्या है? न्यास परिषद। क्या है? एक है आपका न्यास परिषद, ठीक है। क्या क्या हो गया? महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, न्यास परिषद हो गया, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एक आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक आपका सचिवालय, क्या है? सचिवालय। ठीक, ये क्या है आपका? सचिवालय। आपके 6 अंग किसके हैं? आपके UNO के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार फिर से। एक है आपका महासभा, दूसरा आपका सुरक्षा परिषद, तीसरा की बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा आपका न्याय परिषद, पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा क्या है? ये आपका सचिवालय, क्या है? सचिवालय। ठीक, तो पूछा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने होते हैं टोटल? आपके कितने बात करें तो टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर हम अस्थायी सदस्यों की बात करें तो मतलब 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और 5 स्थायी सदस्य जो है हरदम के लिए हैं। मतलब शुरू से ये 5 स्थायी सदस्य, स्थायी मतलब जो हटे ना। ठीक, यानी 5 सदस्य हैं जो कौन कौन से हैं? तो आपका चीन है, फ्रांस है, रूस है और इंग्लैंड है और एक है आपका अमेरिका। ठीक है, आपके 5 सदस्य जो हैं ये आपके स्थायी सदस्य हैं। इनके पास क्या है? इनके पास आपका वीटो पावर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भगोरिया त्यौहार डैश राज्य में एक लोकप्रिय त्यौहार है। भगोरिया त्यौहार जो है किस राज्य का एक लोकप्रिय त्यौहार है? ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आपका नागालैंड और ऑप्शन डी दिया मध्य प्रदेश। तो जो भगोरिया त्यौहार है, कौन सा? भगोरिया त्यौहार। ठीक है, भगोरिया त्यौहार की बात करें तो किस राज्य का है? आपके मध्य प्रदेश का एक जनजाति मतलब आदिवासी त्यौहार है। भगोरिया त्यौहार कहाँ का? मध्य प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है। ठीक, ये कब मनाया जाता है? तो मार्च के माह में होली से पहले यह मनाया जाता है। होली से पहले मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा
आपका भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, किसकी, मध्य प्रदेश की बात करें, इसकी स्थापना, मध्य प्रदेश की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था। अगर पूछे इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है आपका भोपाल है। इसकी राजधानी क्या है, भोपाल इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है, तो आपके सीएम है आपके मामा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है। राज्य पशु पूछे तो क्या है, बारहसिंघा है। बारहसिंघा क्या है, राज्य पशु है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का। और राज्य वृक्ष पूछे तो आपका बरगद। क्या है, बरगद जो है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ है, पन्ना है, पेंच है। ठीक है, माधव है, और कौन से, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, माधव, ये सब कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है दिया आपका 17 जुलाई, ऑप्शन बी दिया आपका 28 जुलाई, ऑप्शन सी दिया आपका 29 जुलाई, और ऑप्शन डी दिया 29 अगस्त। किसकी बात कर रहा है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस की। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। ठीक है, और 29 जुलाई की बात करें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, आपके 29 जुलाई को। और 29 अगस्त की बात करते हैं आपका खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा है, खेल दिवस, जो कि आपके मेजर ध्यानचंद के मतलब याद में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था। ठीक, इसलिए 29 अगस्त को कौन सा दिवस, खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर जुलाई का और महत्वपूर्ण अगर हम तिथि की बात करें, दिवस की बात करें, डेट की बात करें, तो अगर पूछे 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। ठीक है, अगर पूछे 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मनाता है विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 15 जुलाई की बात करते हैं, यहाँ मनाता है विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया, 15 जुलाई को। और 26 जुलाई की बात करें, 26 जुलाई को मनाता है कारगिल विजय दिवस। क्या है, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपके 26 जुलाई को। इसी में क्या आपका 18 जुलाई जो है नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से। 28 जुलाई का होगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस हो गया, और 29 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हो गया, और 29 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर खेल दिवस हो गया। 1 जुलाई की बात करें राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, और एक आपका 18 जुलाई जो कि कौन सा दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है आपका बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन है दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका गुजरात, और ऑप्शन डी दिया आपका राजस्थान। ऑप्शन डी क्या दिया है, राजस्थान। तो बाजरा उत्पादन, किसकी बात कर रहे हैं, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ये आपका राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रति डैश वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से भारत सरकार समिति लक्ष्य निश्चित करती है। मतलब कितने वर्षों में जो मतलब रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से भारत सरकार जो है समिति लक्ष्य निश्चित करती है। ये टोटल मतलब कितने वर्षों में करती है, ये करती है आपके 5 वर्ष में। प्रति यहाँ पर लिखा है प्रति 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श भारत सरकार समिति लक्ष्य निश्चित करती है। यानी ऑप्शन पी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसका अगर पूछे इसका गठन कब हुआ था, हुआ था 1935 में इसका स्थापना हुआ था। 1934 का अधिनियम था,
1934 के अधिनियम से कब हुआ था? 1925 में इसका स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो ये आपके शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। अगर पूछे पहले गवर्नर कौन थे तो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका यूक्रेन। यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर के की सीमा को स्पर्श करता है? यूक्रेन जो है निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए दिया आपका लाल सागर, ऑप्शन बी दिया आपका काला सागर, ऑप्शन सी दिया आपका भूमध्य सागर और ऑप्शन डी दिया आपका एजियन सागर। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? यूक्रेन की। यूक्रेन अगर पूछे किस सागर को स्पर्श करता है, ये करता है आपके काला सागर। किसे? काला सागर को कौन सा देश आपका? यूक्रेन जो है आपका स्पर्श करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया आपका केरल और ऑप्शन डी दिया उड़ीसा। किसकी बात कर रहा है? सत्यमंगलम। सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य पूछे कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे कर्नाटक के बाघ अभ्यारण्य की बात करें, यहाँ पे हो गया आपका एक है बांदीपुर और नागरहोल। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर? कर्नाटक में है। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? भी आपके कर्नाटक में। ठीक, केरल की बात करें, केरल में आपका पराम्बीकुलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है पूछे तो आपके केरल में है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर है? ये भी आपके उड़ीसा में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी डैश के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी किसके किनारे स्थित है? मतलब किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिया आपका गोमती नदी, ऑप्शन बी दिया आपका लूनी नदी, ऑप्शन सी दिया आपका यमुना नदी और ऑप्शन डी दिया आपका ताप्ती नदी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है अगर पूछे किस नदी किनारे स्थित है, आपके गोमती नदी किनारे स्थित है। किस नदी पे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगर हम यमुना नदी के किनारे पूछे कौन सा शहर बसा है, आपका आगरा शहर हो गया, मथुरा शहर हो गया, ये सब आपके यमुना नदी किनारे स्थित हैं। ठीक है, और ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर है? तब के गुजरात का सूरत शहर कहाँ पर है? ताप्ती नदी किनारे स्थित है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी किनारे स्थित है? आपके गोमती नदी किनारे स्थित है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। रामायण के अनुसार किसका नाम जो था, किसका दूसरा नाम जो था आपका रत्नाकर था? ऑप्शन दिया आपको गौतम, ऑप्शन बी दिया वाल्मीकि, ऑप्शन सी दिया विश्वामित्र, ऑप्शन डी दिया निवेश कोई नहीं। तो अगर हम रामायण के अनुसार बात करें तो किसका नाम रत्नाकर था? दूसरा नाम रत्नाकर था वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी का दूसरा नाम क्या था? रत्नाकर था। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। किस भाषा में लिखे थे? लिखे थे आपके संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था और इन्हीं का रामायण के अनुसार पूछा गया। रामायण के अनुसार दूसरा नाम किसका वाल्मीकि था? रत्नाकर था। तो वाल्मीकि जी का दूसरा नाम क्या था? वह रत्नाकर था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? किसने किया है? पहले तो किया भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक, किसका सम्मेलन? 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन पूछे कहाँ पर किया है? ऑप्शन दिया आपका भोपाल, ऑप्शन बी दिया आपका पटना, ऑप्शन सी दिया आपका गांधीनगर और ऑप्शन डी दिया आप जयपुर। तो मुर्मू मतलब राष्ट्रपति जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? आपके भोपाल में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? पहले पूछे हुआ कहाँ पर है? तो हुआ आपके ईरान में। कहाँ पर हुआ है? ईरान में हुआ है। और जीता किसने है? तो जीता है आपके भारत ने। किसने? भारत ने इसे जीता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? ऑप्शन दिया सोनभद्र, ऑप्शन बी दिया निवाड़ी, ऑप्शन सी दिया मऊगंज और ऑप्शन डी दिया रानीपुर।
तो मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है ये किसे घोषित किया गया है, तो किया गया आपके मऊगंज को। किसे? मऊगंज, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और 53वां से एक चीज़ याद आता रहा है कि अगर पूछे 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 53वां टाइगर रिजर्व अगर पूछे कौन सा है तो आपका रानीपुर कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। 53वां टाइगर रिजर्व ये आपका रानीपुर दिया है, 53वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व पूछे कहाँ का है, उत्तर प्रदेश रानीपुर का। ठीक, अगर हम सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र से बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बनता है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ स्पर्श होती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका मध्य प्रदेश है, कौन सा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। कौन सा है? बिहार है। आपके 4 राज्य जो है आपके सोनभद्र से अपने सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है दिया आपका भारती दास, ऑप्शन भी दिया आपका श्री एस दुबे हैं। कौन है? श्री एस दुबे हैं, ये आपके श्री एस दुबे। ऑप्शन सी दिया गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन डी दिया राजीव कुमार। तो जो आपके 28वें लेखा महानियंत्रक हैं ये कौन है, तो आपके श्री एस दुबे हैं। कौन है? श्री एस दुबे, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कौन है? श्री एस दुबे जी। कौन है? श्री एस दुबे जी हैं। क्या है? वर्तमान में आपके 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक हैं। ठीक, चलिए इसके लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आपको जैसे हम बता चुके हैं पहले कि आपका CSF का नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम डेट आपका आ चुका है। कब है? 26 नवंबर। अगर पूछे आपका CSF का पेपर कब है, सॉरी 26 सितंबर है, 26 सितंबर 2023। ये आपका CSF फायरमैन का डेट आपके एग्ज़ाम का आ चुका है। अब आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो अगले सेशन में, तब तक लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।